वेल हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइज आर गुड। एंड आज 14th हो गई है, 16 से मैचेस शुरू हैं। टीम ट्रैवल भी करेगी, वहां पहुंचेगी और शुरू में कुछ मैचेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी टीम से आप जरूर खेलोगे, उसके बाद आप स्कॉटलैंड ए टीम से खेलोगे। लेकिन ये बहुत क्रूशल है और इसमें जो आपकी 11 हो, सोचो जो मेहनत अब तक हुई वो इसी के लिए हुई ना। अब तक जो आपने कोर कैंप कराया, आपने 50-52 प्लेयर्स को इकट्ठा करके मैचेस कराए, 4 टीम बनाई, फिर आपने 25 प्लेयर इकट्ठा किए, आप उनके साथ प्रैक्टिस और नेट सेशंस करे, फिर उसके बाद 15 प्लेयर फाइनलाइज करे और उसमें से आप 11 प्लेयर निकालोगे। सो मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बताऊंगा इस यूके टूर की। आपकी प्लेइंग 11 जो होगी, अगर मुझसे अलग होगी तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, और अगर उसका एक आध दो प्लेयर जो चेंज होंगे उसका जो रीजन होगा वो भी लिख देना, सो दैट मे बी आज मुझे कुछ नया पता चले। बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि मेरे अंदर 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अगर कुछ बताते हो तो वो थोड़ी सी और अपग्रेड होती है, अगले में और अपग्रेड होती है, एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर लर्निंग। जब जब बताते रहोगे मैं सीखता रहूंगा। खैर, मेरी जो 11 है आप जरूर सुन लेना और उसके हिसाब से आप मुझे बताना कि इसमें क्या कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों इन प्लेयर्स को रख रहा हूं, ठीक है। सो यस, आप 16, 19, 22 और 26 को जो है वो यूनिवर्सिटी टीम से खेलोगे और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड ए टीम से खेलोगे। सो ये बहुत क्रूशियल है कि शुरू के मैचेस में आप अपने प्लेयर डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच आए, प्लेयरों खिलाया, एक मैच परफॉर्म नहीं किया, उसको बाहर निकाल दिया। मतलब आप थोड़ा टाइम दोगे, बट हाँ, जब आप स्कॉटलैंड ए से खेलोगे तब वहां पर आपको बहुत श्योर होना होगा कि पिछले 4 मैच से अच्छे डिसीजंस लेकर के, क्योंकि आप वहीं खेल रहे होगे जहां आपको मैचेस खेलने हैं। सो वो जो टीम होगी ना, वो वही टीम होनी चाहिए जो आप फाइनल्स मतलब जो आप CWC L2 के मैचेस में खिलाओगे। और इस बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने स्कॉटलैंड में अब से पहले नहीं खेला है, उनके लिए कंडीशन नहीं होगी। उनके लिए हो सकता है शुरू के मैचेस में एडजस्ट करने में टाइम लग जाए, बॉल का बाउंस क्या होगा, आपको पता है कि आपको ग्रासी विकेट मिलेगी, वहां पर सीमिंग कंडीशन अलग होती है। सो अब तक जो आपने खेला होगा नेपाल में, उससे डिफरेंट सिनेरियोज होंगे और उसको आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, कप्तान रोहित पौडेल की टीम है तो होंगे ही टीम में, लेकिन आप ऊपर से लेकर चलो। आप चलोगे आसिफ शेख और कुशल बुटेल के साथ। मतलब मैं चलूंगा, आप जैसे चलोगे आप बता देना। सो मैं चलूंगा कुशल बुटेल और आसिफ शेख के साथ। अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार आसिफ क्यों, तो आपको बता दूं कि आसिफ का स्कॉटलैंड में 40 का एवरेज है, बाकी प्लेयर्स का नहीं है। सो यस, इनके एवरेज अच्छे हैं, पिछले जो मैचेस खेले इन्होंने अच्छे खेले। इसका मतलब यह है कि वहां की कंडीशन से आसिफ जो है वो रूबरू, उनको पता है कि क्या कंडीशंस मिलने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके आसिफ को डाल दो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो मैचेस है ना, 6 मैच, इसमें आप ध्यान ये रखो कि शुरू के मैचेस में आप आसिफ को रखो। अगर आपको लगता है ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आप अनिल की तरफ देख सकते हो, लेकिन आपको अपने प्लेयर पर सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। हम अब पुराने वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहे हैं कि भैया यहां एक को रखा फिर हटा दिया फिर रखा, इधर उधर इधर नहीं। हम इस पर जा रहे हैं कि भाई आप थोड़े से स्टेबिलिटी पर जाओगे। आपने पहला मैच आसिफ कुशल से ओपन कराया, आपको लगा यार सही नहीं है, आपने उनको एक और मौका दिया, इसी वजह से आपके पास ये 6 प्रैक्टिस मैचेस भी हैं, सो दैट आप प्लेयर को मौके दो और उनको समझ सको, ना कि उनको हर मैच में अदला बदली कर रहे हो। सबसे पहले आसिफ के साथ आप स्टार्ट करोगे, मैं आसिफ से स्टार्ट करूंगा, कुशल बुटेल उनके साथ होंगे। हालांकि कुशल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। कुशल का अगर आप एवरेज निकाल कर देखोगे स्कॉटलैंड में तो सिर्फ 14.2 का है, वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से कुशल ने इस सीजन, इस साल खेला है, चाहे वो आप पिछले मैचेस में देख लो कि वो एक दो डक जरूर आया, बट उसके अलावा उन्होंने रन्स अच्छे किए, या आप उससे पहले जाकर डोमेस्टिक में देख लो तो उन्होंने रीसेंट अभी मतलब एनपीएल के बाद उन्होंने रन्स करने शुरू किए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो उनकी फॉर्म है, जो उनका टच है, ये यहां पर और बेहतरीन हो। और जो कुछ भी स्टुअर्ट लॉ ने इन कंडीशंस के बारे में उनको बताया हो, जब वो यहां आकर खेले तो पिछली बार से बेहतर खेले। बिकॉज पिछली बार के स्कॉटलैंड में उनका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल। सो हालांकि इन दो को ही मैं स्टार्ट में रखूंगा, ये जानते हुए कुशल का एवरेज अब तक अच्छा नहीं, बट मैं अभी उनकी करेंट फॉर्म पर काफी ज्यादा भरोसा रख रहा हूं। तो ये हो गया शुरू के दो। तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि मैं जाऊंगा भीम शर्की के साथ। देखो, भीम शर्की की पहले विजिट है, भीम शर्की ने नहीं खेला है स्कॉटलैंड में, तो आप स्कॉटलैंड की कंडीशंस उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लेकिन अब तक जो उनका 32 का एवरेज रहा है ओडीआई का, वो यार मजाक नहीं रहा अब तक। अभी जो रीसेंट टाइम्स में उन्होंने सेंचुरी लगाई, हाफ सेंचुरी लगाई, वो मजाक नहीं। वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर बहुत क्रूशल पोजीशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और यहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। सब बशीर को भी समझना पड़ेगा कि सॉरी, भीम शर्की को भी समझना पड़ेगा कि यार ये क्रूशल पॉइंट है, ये ऐसी जगह है जहां पर आपको बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। ओडीआई
ओडीआई में 3 नंबर वो पोजीशन है जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। सो भीम शर्की को अपने उस इंपॉर्टेंट रोल को समझना पड़ेगा कि जब ओपनर्स आउट होंगे तो आपको कोलैप्स से बचाना है, बिकॉज ये टीम काफी बार कोलैप्स देख चुकी है। सो कोलैप्स से बचाने की जिम्मेदारी जो है वो भीम शर्की के पास होगी। फिर उसके बाद आएंगे कप्तान रोहित पौडेल। मेरे हिसाब से मैं कप्तान को चौथे नंबर पर रखूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैं भीम शर्की को नीचे नहीं करना चाहता, मैं भीम शर्की को ऊपर खिलाना चाहता हूं। वो तीसरे नंबर पर खेलें, आए वहां पर थोड़ा रुकें, अपना टाइम ले, फिर रन स्कोर करना शुरू करें और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं रहना, बिकॉज यार ओडीआई मैचेस होंगे, आपके टी20 नहीं होंगे, 50 ओवर पूरे मिलेंगे। आप अगर शुरू में थोड़ा अपने इत्मीनान से सिंगल 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 डबल भी करते हो तो आपको मौके मिलेंगे रन स्कोर करने के। सो यस, भीम शर्की एंड सेम गोज फॉर रोहित पौडेल। हम सब जानते हैं कि रोहित पौडेल जो है वो काफी अच्छे एंकर करते हैं, काफी अच्छे एंकर इनिंग खेलते हैं। सो उम्मीद करूंगा कि यहां पर वो एंकर इनिंग ही खेले, मार धाड़ के चक्कर में ना, जो अपना जो टिपिकल स्वीप शॉट खेलते हैं ना, वो हो सकता है यहां पर आपको उतना ज्यादा देखने को ना मिले, बिकॉज यहां पर शायद पेसर डोमिनेशन जब होगा तो आप उतने स्वीप ना खेल पाओ, बट आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स लेकर आने होंगे और आपके सामने स्पिनर्स आएंगे तो आप वहां पर काफी कॉन्फिडेंटली स्वीप खेल सकते हो। बट यस, रोहित पौडेल को प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि यहां की कंडीशन किस तरह की, बिकॉज उनका भी एवरेज स्कॉटलैंड में सिर्फ 20 का है, उनका भी बहुत अच्छा एवरेज नहीं रहा है। सो थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आना होगा कि यार यहां की जो कंडीशन है, जो मैंने पहले फेस करा, जो पहले मुझे परेशानी आई है, वो कैसे इस बार को ना आए। फिर अगला नाम आता है बशीर का, जिसका मैंने मिस्टेक से भीम शर्की के पास नाम ले लिया था, बशीर अहमद का। बशीर अहमद जो है वो नहीं खेला है उन्होंने। सो भैया ये, और ये काफी क्रूशियल पॉइंट पर आएंगे। आप देखो कि बशीर वहां पर आएंगे जहां पर उनको बहुत सारी कंडीशन मिल सकती है। उनको ऐसी कंडीशन मिल सकती है जहां पर टीम को बहुत अच्छी स्टार्ट मिली हो और बोर्ड पर बहुत अच्छा स्कोर लगाओ और टीम इनसे डिमांड कर रही हो कि भाई लास्ट के 10 ओवर बच रहे हैं, आप तोड़ फोड़ करके मार धाड़ करके स्कोर को और अच्छा बना दो। एक अच्छी कंडीशन उतर सकते हैं, हो सकता है वो बहुत बुरी कंडीशन उतर जाए कि भाई 4 डाउन हो चुके हैं, आपको पारी यहां संभालनी है, आपको यहां पर रुकना है, आपको यहां पर कोलैप्स से बचाना है। जो शुरू के 3-4 चले गए वहां से आपको किसी भी तरह से ये समझ करके कंडीशन का, ये प्रैक्टिस मैच है इसीलिए, सो दैट आप अगर पहले मैच में फेल हो, आप समझो इस बात को, आप सारे प्लेयर्स को देखो, सारे बॉलर्स को देखो, जब आपकी टीम फील्डिंग कर रही हो तो आप ऑब्जर्व करो कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, सो दैट जब आप अगले मैच में खेलने आओ तो उसको समझो कि भाई यहां का बाउंस अलग है, नेपाल वाला बाउंस अलग है, बॉल अगर इतनी लेंथ पर गुड लेंथ पड़ेगी तो कितनी दूर उछलेगी, क्या उसकी एवरेज हाइट होगी, ये चीजें आपको क्लोजली ऑब्जर्व करनी पड़ती है पिच के बारे में। सो यस, ये प्रैक्टिस मैचेस इसीलिए हो रहे हैं। सो यहां पर वो मल्टीपल रोल में आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की, कोलैप्स पर आए हैं या एक अच्छे स्टार्ट पर आए हैं या फिर एक मॉडरेट जैसे स्टार्ट पर आए हैं और फिर उसके बाद वहां से उन्होंने पारी को आगे लेकर के बढ़े। हालांकि यहां पर आप सोच सकते हो आरिफ को भी कि यार आरिफ को भी खिला सकते हैं, बट आई वुड रादर गो विद बशीर। अभी आप आगे मैचेस में यहां पर 1-2 मैच खिला करके अगर लगता है नहीं काम बन रहा है, नहीं बात बन रहा है, स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं और इन कंडीशंस पर वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे, तो आप वहां पर आरिफ को खिला करके एक बार देख सकते हो। फिलहाल उसके बाद गुलशन की भी पहले विजिट है, गुलशन के पास भी स्कॉटलैंड का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो गुलशन को भी यहां पर समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से गेम प्लान बनाना है। आपको वो गेम प्लान नहीं बनाना कि गए और मारना शुरू कर दिया, बिकॉज आप गए और मारना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आप मार दो, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि गेम कराने का रीजन क्या है। गेम कराने का सिर्फ एक रीजन है कि भाई आपको इन कंडीशंस को समझना ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर चढ़कर खेलना है। आपको अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देना है, बिकॉज यहां पर अगर आप दब गए तो भाई आपके ओडीआई स्टेटस दांव पर लगा हुआ है। आपका सीडब्ल्यूसी का जो मैच है जहां पर आप क्वालिफाई करने की भी बात कर रहे हो, वो तो खैर आपके सपने में ही रह जाएगा। सो कुछ बहुत बड़ी चीजें जो स्टेक पर लगी है और यहां पर अपने जो पिछली बार हुआ था ना, बैक टू बैक मैचेस जीते थे, वो वाला माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा कि भाई हमने जब पहले ही किया तो हम अभी भी कर सकते हैं इस चीज को। सो यस, गुलशन को यहां पर थोड़ा सा रुक करके, संभल करके और लास्ट में आ रहे होंगे, सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा। और फिर डीएस आयरी को, हालांकि आयरी और गुलशन को हम चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कभी लगा कि यार तेज खेलने की जरूरत है और यहां पर ठीक ठाक बन चुका है, आयरी को भेजेंगे वो ज्यादा मार देंगे, गुलशन थोड़ा टाइम लेंगे, तो आपने आयरी को भेज दिया। और लगा कि नहीं यार यहां पर आयरी को भेजेंगे वो आउट हो जाएंगे, उनको थोड़ा नीचे भेजते हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप गुलशन और आयरी को स्विच करा सकते हो। तो खैर ये तो बात हो गई अब तक बल्लेबाज की कि भाई बैटर्स किस तरह से बिहेव करेंगे, बैटर्स किस तरह से प्लान बनाएंगे। अब आते हैं हम संदीप लामेशानी, इनफैक्ट अब आते हैं हम बॉलर्स पर। सो इसके बाद संदीप लामेशानी, अब नीचे बॉलर्स का तो काम भाई वही है सिंपल, कि किस तरह से अब तक उन तक गेम पहुंचा है, अगर कोलैप्स पे पहुंचा है तो रुक कर खेलें, थोड़े बहुत रन जितने हो सकते हैं ऐड करें, और अगर अच्छा गेम पहुंचा तो उसको और बढ़ा सकें, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो सोमपाल हो, चाहे वो रिजन धाकल हो, या फिर वो नंदन यादव हो। ये मेरी टीम होगी। करण केसी को फिलहाल मैं स्टार्टिंग वाले मैचेस में थोड़ा पॉज दूंगा और फिर उसके बाद रिजान को लाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अच्छी पेस विकेट होगी और शुरू के ओवर्स अगर आप रिजान से कराओगे तो हमने देखा है कि शुरू में उनको अच्छी मूवमेंट मिलती है और वहां से उनको कमाल मिल सकता है। लेकिन अगर आप गेंदबाजों की बात करो तो गेंदबाजों में भी कुछ हैं जो नहीं आए हैं पहले,
जिनके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, सो उनको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको नंदन को, आपको रिजान को, इनको टाइम देना पड़ेगा सो दैट वो, भाई उनको गेंदबाजी करनी है, सो उनको भी तो समझना होगा ना कि हमारी बॉल जो है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक प्लेयर को बहुत अच्छी कंडीशन दे दो, उसके हाथ में बॉल दे दो और उसको सीधा मैच में उतार दो। आप सब चीज ठीक करके दे दोगे, लेकिन उनको टाइम तो दो, उनको ये समझने तो दो कि बॉल कितनी दूर बैटर से मुझे रखनी है सो दैट बॉल में मूवमेंट जनरेट कर सकूं। और हो सकता है वो जिस तरह से नेपाल में करते होंगे, हालांकि वो जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे बिकॉज वो फास्ट बॉलर्स हैं और काफी खेले हुए हैं, और फास्ट, जब आपको हेल्पफुल कंडीशन मिलती है तो आप एडजस्ट कर जाते हो, लेकिन थोड़ा तो टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर शुरू के मैच में रिजान के रन आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में आप चेंज कर दो, थोड़ा सा टाइम दो भाई। मैचेस हैं, 4-4 मैचेस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं, फिर उसका 2 मैच जो है स्कॉटलैंड ए के खिलाफ हैं, तो थोड़ा सा मौका दो। और मैं बार बार कह रहा हूं, स्कॉटलैंड ए तक पहुंचने से पहले पहले टीम जो है उसको पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, पूरी तरह से तैयार कर लो कि भाई यही वाली टीम जो है वो आगे खेलेगी। पता चला वहां तक भी आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, पता चला यहां भी एक्सपेरिमेंट हुआ, 4 मैच यूके वाला भी, फिर उसका स्कॉटलैंड वाला भी एक्सपेरिमेंट पे ही चल रहा है कि 6 को देखने के बाद एक फाइनल टीम जो है वो CWC L2 के मैचेस में उतारेंगे, वो थोड़ा सा गलत हो जाए। खैर, सबसे पहले संदीप लामिछाने की तरफ अगर आप देखोगे, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये जो बंदा है ये यहां पर आकर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और इसने पास्ट में भी दिखाया आपको कि फास्ट पेस विकेट पर विकेट्स इसने लिए। सो संदीप को एक रोल समझना पड़ेगा, और हो सकता है कि संदीप गेंदबाजी ज्यादातर पेसर्स के साथ करेंगे, क्योंकि पेस कंडीशन है, हो सकता है टीम एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाए और एक ही स्पिनर के साथ जाए, जरूरत पड़ने पर कभी कुशल और कभी रोहित और कभी आयरी को यूज कर लिया जाए, लेकिन हो सकता है कि संदीप ज्यादातर पेसर्स के साथ ही गेंदबाजी करेंगे। तो ये वाला भी माइंडसेट समझना पड़ेगा कि दूसरे एंड से जब पेसर गेंदबाजी कर रहा है तो आपको किस तरह से अपना रोल प्ले करना है। सो ये संदीप लामिछाने एज एन स्पिनर, उसके बाद में सोमपाल कामे, रिजान धाकल और नंदन यादव के साथ जाऊंगा, और यही मेरी टोटल ओवरऑल 11 होगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन जो होगी वो नंदन और रिजान से काफी ज्यादा होगी। दोनों काफी अच्छे गेंदबाज हैं, नंदन ने काफी इंप्रेस किया रिसेंट टाइम्स में, रिजान को मैं बहुत टाइम से प्रेज कर रहा हूं, लेकिन किक नहीं आई है अभी भी वो वाली। उम्मीद करूंगा कि रिजान जब आए गेंदबाजी करने तो शुरू के ओवर्स में वो मूवमेंट ला कर दें और ऑपोजिशन को परेशान करके दें। हालांकि ये बात समझनी होगी कि आप जिनके पास खेलने जा रहे हो उनको फास्ट बॉलिंग खेलने में ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मजा आता है, लेकिन आप स्पिनर्स पर यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो स्पिन वाली कंडीशन ही नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल बॉल पड़ती रहेगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत सारे वेरिएशन नहीं है। तो संदीप आपके पास हैं, बाकी पेसर्स आपके पास हैं, आप यूज करने हो गुलशन एंड ऑल को भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप एक और 4 पेसर डाल करके ऊपर से किसी बैटर को माइनस करना होगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की होगा। बट अगर आप अपनी 11 में रखना चाहो तो बिल्कुल रखो, शौक से रखो, और मुझे बताओ कि आपकी 11 क्या होगी। बट मेरे हिसाब से ये जो मैचेस हैं, ये जो आपको प्रैक्टिस मैचेस मिले हैं, ये प्रैक्टिस मैचेस नहीं है, आपको यही समझना है कि भाई यही मैच है, इसी में परफॉर्म करना है, बिकॉज यहां परफॉर्म किया तो जब तक मैच तक पहुंचोगे ना आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भैया ठीक है, सब सॉलिड है, और यहां मैं रन्स करके आया हूं, मैंने जब वहां हाफ सेंचुरी कर दी, वहां जब मैंने सेंचुरी कर दी, तो यहां मैं आराम से कर सकता हूं। तो बस यही है मेरा कि भैया आगे जब आप पहुंचो तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। खैर, ये मेरी प्लेइंग 11 थी, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, आप अपनी टीम में किस किस को जगह दोगे। फिलहाल मैंने कुछ प्लेयर्स को बाहर किया, जैसे अनिल को मैं पहले मैच में नहीं रख रहा हूं, करण केसी को पहले मैच में नहीं रख रहा हूं, आरिफ को पहले मैच में नहीं रख रहा हूं, तो कुछ प्लेयर्स को मैंने बाहर किया, बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो अंदर है। आपके हिसाब से कौन, वो ललित को मैंने नहीं रखा है, तो ये 4 प्लेयर है जिनको मैंने टीम से बाहर रखा है 15 में से, बाकी 11 प्लेयर जो है वो टीम में है। आपके हिसाब से आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आप भी इसी तरह से कुछ करोगे कि शुरू के मैचेस में एक प्लेयर को बैक टू बैक मौके दोगे, 2-3 मैच में नहीं चला तो ड्रॉप, या 1-2 करके आपको खिलाने का मौका। आपकी जो भी राय, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग इस चीज को लेकर के मुझे कमेंट जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू वेरी सून।